हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीए संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो का आप लोग अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये किसके नेतृत्व में चलाया गया था? महात्मा गांधी, ईपी पेरियार, के अय्यप्पन या भीमराव अंबेडकर। तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये ईपी पेरियार के द्वारा चलाया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया था उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी, पंडित विशन नारायण धर, डॉक्टर राज बिहारी घोष या रहमतुल्लाह सियानी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था उसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इसके रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जरूर ध्यान में रखें दोस्तों, जैसे कि जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया था तो ये अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो ये अधिवेशन जो है कोलकाता अधिवेशन में होता है, कोलकाता अधिवेशन। और ये कब होता है? तो सन 1896 ईस्वी में। तो ये डेट भी जरूर ध्यान में रखें, कोलकाता अधिवेशन 1896 ईस्वी में जो होता है वहाँ पर पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि जो किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो ये भी जो है कोलकाता अधिवेशन, लेकिन ये जो है 1911 में होता है, उस समय गाया गया था। तो ये दो क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखें। पहली बार जन गण मन कब गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। और उसके बाद बात किया जाए पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन। अब ये दोनों का जो है अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 1896 वाला ये तो हो गया रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा, और उसके बाद जो है 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है ये पंडित विशन नारायण धर के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक थे। सावित्री और कर्मयोगी जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, लाला राजपत राय, ज्योतिबा फुले या वीडी सावरकर। तो सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक जो हैं ये अरविंद घोष है, यानी जो है करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस की ओर से जो आधिकारिक वार्तक थे ये थे आपके महात्मा गांधी, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, महात्मा गांधी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें भाग लिए थे ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये 1857 की क्रांति यार वो कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से कर रही थी, ये सही है। बरेलवी से खान बहादुर कर रहे थे, ये भी सही है। इलाहाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने, ये गलत है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके फतेहपुर से जो है आपका अजीमुल्ला, तो ये डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सिराज के नाम से किस से जाना जाता था? तो भारत के सिराज के नाम से किससे जाना जाता था? जौनपुर, और इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। फिर जौनपुर शहर को किसके द्वारा बसाया गया था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जमायत खाना मस्जिद का जो निर्माण है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दीवान कोही का संबंध है, दीवान कोही का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये कृषि विभाग था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है ये शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अकबर के जो है शासन काल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये साहित्य का जो है साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। अकबर का शासन काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये कौन से यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौशल काम्पिल, ये उसकी
जो महाजनपद थी उसकी राजधानी से रिलेटेड है। तो काशी का वाराणसी ये सही है, अंग का चंपा ये सही है, उसके बाद अस्मा का पोतन ये भी सही है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौशल की राजधानी काम्पिल नहीं थी, यहाँ पर ये गलत आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कौशल की जो राजधानी होगी दोस्तों ये श्रावस्ती होगी, तो इसे भी ध्यान में रखें, कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम वास्तविक तीर्थकर हुए थे, तो जैन धर्म के जो प्रथम वास्तविक तीर्थकर हुए थे ये पार्श्वनाथ थे, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाने जाने वाला शिल्पादिकरम के रचनाकार कौन है? तो शिल्पादिकरम के रचनाकार हैं दोस्तों, तो इनके जो रचनाकार हैं इलांगो आदिकाल है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काजू एवं इलायची की जो खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है ये है लेटराइट मिट्टी, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य कितनी डिग्री का चैनल अवस्थित है? तो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच जो है ये आपका 10 डिग्री चैनल अवस्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली जो नदी है दोस्तों ये नर्मदा नदी है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूगोड़ा किस खनिज के लिए जो है विख्यात है? तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो दुलहस्ती परियोजना जो है ये आपका चिनाब नदी पर है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है? तो कौन सा बंदरगाह जो पूर्वी तट पर है दोस्तों? तो पूर्वी तट पर अवस्थित जो बंदरगाह है ये पारादीप है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार ये है केरल, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो दीफू दर्रा जो है ये भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है ये अनायमोदी नाम है इनका, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनायमोदी जो है दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है? पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो हैती की जो राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैस्पियन सागर के साथ निम्नलिखित में कौन सा देश अपना सीमा जो है नहीं बनाता? तो कैस्पियन सागर के साथ कौन कौन देश लगा हुआ है दोस्तों? तो कैस्पियन सागर के साथ जो है ये रूस आ जाएगा, अजरबैजान आ जाएगा, ईरान आ जाएगा। इसके साथ जो है इराक ये अपना सीमा नहीं बनाता, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा जो मंडल है, निम्नलिखित में कौन सा जो वायुमंडल है में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो वायुयान जो जिस परत में उड़ता है वो वायुमंडल का कौन सा परत है दोस्तों? तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एल नीनो किस महासागर की जलधारा है? तो एल नीनो दोस्तों किस महासागर की जलधारा है? तो ये प्रशांत महासागर की एक जलधारा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्माण हेतु गठित जो है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो आपातकालीन जो उपबंध है ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
सिक्किम को भारत में कब विलय किया गया? तो सिक्किम को जो भारत में कब विलय कर लिया जाता है दोस्तों? तो वर्ष 1974 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है मूल अधिकार है लोक नियोजन में समानता का अवसर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से, नगर पालिका से, सहकारी समिति से या शिक्षा के अधिकार से? तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभी तक कितने बार जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या 0? तो भारत में अभी तक एक बार भी जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संबंधित है अनुच्छेद 72 से, अनुच्छेद 82 से, अनुच्छेद 72 से, अनुच्छेद 74 से या अनुच्छेद 76 से? तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है यह दोस्तों किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 72 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो राज्यपाल का शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा? तो राज्यपाल को जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलाया जाता है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्तीय आयोग, मानवाधिकार आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? तो यहाँ पर जो है संवैधानिक संस्था मतलब जिसका संविधान में जिसका वर्णन नहीं है वो कौन सा यहाँ पर संस्था हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा मानवाधिकार आयोग, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग कब लागू किया गया था? तो ये 1991 के में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापार से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम या 1935 के अधिनियम? तो जिस अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के व्यापार को अधिकार को समाप्त कर दिया गया था वो अधिनियम था 1813 का अधिनियम, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैलेट एवं चुक्का शब्द का संबंध किस खेल से है? तो मैलेट एवं चुक्का शब्द ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये पोलो से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ये जो है आपके जयशंकर प्रसाद, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या 11 जुलाई? तो विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को बनाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में, जिनेवा में, पेरिस में या लंदन में? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये पेरिस में है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोजिम किस देश की सांसद का नाम है? भूटान, डेनमार्क, आयरलैंड या पोलैंड? तो सोजिम जो दोस्तों है ये किस देश की सांसद का नाम है? तो ये पोलैंड के सांसद को हम लोग सोजिम के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में जो है रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75, 77, 76 या 79? तो वर्तमान समय में जो रामसर साइट की संख्या है ये है टोटल 75, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2023 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार डी बुशमैन, कैटलिन करिथो, नगरिश मोहम्मद या जॉन फॉस?
तो वर्ष 2023 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार ये दोस्तों किसके मिलता है, तो ये आपका नरगिस मोहम्मद को मिलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे पीस 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 प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय को, सलमान रश्दी को, तस्लीमा नसरीन को, या चेतन भगत को? तो पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से सम्मानित किए गए वो व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो ये सलमान रश्दी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुनगा अभियान की शुरुआत किसने की? फुनगा अभियान का शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा, WTO के द्वारा, या जर्मनी सरकार के द्वारा? तो फुनगा जो है अभियान ये दोस्तों ये जो शुरुआत किया जाता है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के द्वारा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मोक एंड एस पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्मोक और एस पुस्तक के जो लेखक है ये अमिताभ घोष है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंवर पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कंवर पक्षी विहार जो है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बेगूसराय में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में लेकिन विक्रेता भिन्न परंतु मिलते जुलते वस्तु बेचते हैं क्या कहलाता है? तो इसे हम पूर्ण स्पर्धा, एकाधिपत्य, एकाधिकार स्पर्धा, या अल्पाधिकार? तो ये इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग जो है एकाधिकार स्पर्धा के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाणिज्य बैंकों के निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक है? तो शाखा के विस्तार एवं स्थान परिवर्तन के लिए, बैंकों के समापन के लिए, किसी भी अन्य बैंक में मिलने के लिए, या उपयुक्त में से सभी? तो ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आबिद हुसैन संबंधित हैं? तो आबिद हुसैन किससे संबंधित हैं? चीनी उद्योग से, लघु उद्योग से, गरीबी से, या कर सुधार से? तो आबिद हुसैन का जो संबंध है ये लघु उद्योग से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना का जो शुरुआत है दोस्तों 1989 में किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वाट किसकी इकाई है दोस्तों? तो ये शक्ति की इकाई वाट है। उसके बाद नॉट जो है ये आपका किस में यूज होता है दोस्तों? तो ये समुद्री जहाज की गति को मेजर करता है। नॉटिकल मील ये नौ संचालन में। कैलोरी जो है ये आपका ऊष्मा का, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व के द्वारा, पवनों के द्वारा, बादलों के द्वारा, या पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा? तो ये जो है वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर किस कारण रहती है? तो ये गुरुत्व के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरुत्व के इफेक्ट के कारण जो है वायुमंडलीय हवा जो है ये पृथ्वी पर ठहर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आ जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, या चपटा होकर तसरीनुमा हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाएगा तब इसका आकार जो है ये बढ़ जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में संवहन होता है? केवल ठोस और द्रव में, केवल द्रव और गैस में, केवल गैस और ठोस में, या ठोस, द्रव और गैस तीनों में? तो संवहन की प्रक्रिया दोस्तों केवल द्रव और गैसों में होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण, या एक्स किरण? तो सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य है ये गामा किरण का होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिकार पर भक्षी या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, विसंबतों का बनना, ध्वनि का परिकर्णन, या प्रतिध्वनि का निर्धारण? तो ये चमगादड़ या अन्य जो डॉल्फिन है ये जो है प्रतिध्वनि का यूज करते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा
किससे करती है? तो वायुमंडल का जो ऊपरी भाग का है ओजोन परत की रक्षा ये किससे करता है दोस्तों? दृश्य विकिरण से, औरत किरणों से, पराबैंगनी किरणों से या अंतरिक्ष किरणों से। तो ये जो है वायुमंडल के ऊपरी भाग ओजोन परत हमारी रक्षा ये पराबैंगनी किरणों से करती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक से समानता प्रयोग होने वाला वस्तु कौन सा है? सोडियम ऑक्साइड तथा ऑर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियॉन, पारा वाष्प तथा आर्गन या मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियॉन। तो प्रदीप्त नली में जो है सर्वाधिक उपयोग होने वाला जो है दोस्तों ये जो है ये किस चीज़ का सर्वाधिक? तो ये पारा वाष्प और आर्गन का सर्वाधिक यूज होता है इसमें, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलेगा? तो खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक ही प्रकार के जो परमाणु हैं ये प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं। तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है? तो लगातार उपयोग से, संवतन की कमी से, धूल जम जाने से या सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। तो ये दोस्तों किस कारण होता है? तो पुरानी जो हम आप लोगों को जैसा कि पता है जो किताब कॉपी बनता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है जो भूरा होने का कारण है यहाँ सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पुरानी किताबों का कागज है ये भूरा किस कारण होता है? तो सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। अगला क्वेश्चन है। टाका एक मिश्र धातु है, टीन और शीशे का, टीन तथा तांबे का, टीन तांबा और जस्ता का, टीन शीशा तथा जस्ते का। तो टाका ये किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो ये टीन तथा शीशे का मिश्र धातु, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जिस गैस का यूज होता है वो हाइड्रोजन है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल ये दोस्तों किस में मिलता है? तो ये दूध में मिलेगा। एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल ये सिरका में मिलेगा। सैट्रिक अम्ल है, सैट्रिक अम्ल दोस्तों ये खट्टे फल और नींबू में मिलेगा। और जो ब्यूट्रिक अम्ल है ये मक्खन में। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस के बाहर के डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलेगा? तो राइबोसोम में, अंतर्द्रविका जालिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में या गोल्गी में। तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए आपका दोस्तों ये जो मिलता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो दोस्तों इसके बाद के सारे क्वेश्चन मैथ का है तो हम लोग 70 तक ही क्वेश्चन रहने देते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।